जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के वो टॉप 100 प्रश्न जो हमारी एक दिवसीय परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं। और इन्हीं 100 प्रश्नों में आप अपनी पॉलिटी की तैयारी को भी आप परख लीजिए कि आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन किस स्तर की है। और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आपको अपनी पॉलिटी को और कितना मजबूत अभी करना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है साथियों कि ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, सी ऑप्शन है टी टी कृष्णामाचारी और डी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा साथियों डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष थे। अब इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न उत्तर संख्या 2। हमारा प्रश्न 2 है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता के बारे में पूछा गया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन है सर बी एन राव, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सरदार पटेल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से नामित किया गया था? तो ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी ऑप्शन विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। प्रारूप समिति की जो संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था जो प्रारूप तैयार करने के लिए, उन सभी को। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी कि राज्यों के संघ की संकल्पना कहां से प्राप्त की गई है? ऑप्शन क्या है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या आयरलैंड के संविधान से। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 देख रहे हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया था? ऑप्शन है साथियों इटली के संविधान से, बी ऑप्शन है कर्नाटक के संविधान से, सी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से या डी ऑप्शन है यूएसए के संविधान से। तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा यूएसए के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारे कंटेंट की क्वालिटी आपको बेहतर लगती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न बनाए हुए हैं कितने उपयोगी हैं। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? यानी कि प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी ऑप्शन है सरदार पटेल। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी होगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हमारे प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। और एक चीज और बता दें कि जो हमारी प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और उसके साथ साथ 6 और अन्य सदस्य थे। तो उनके बारे में भी हम लोग जानकारी यहाँ पर आगे देखेंगे। अब यहाँ पर साथियों हमारी अगली स्लाइड पर दिया गया है कि प्रारूप समिति के सदस्य, यानी कि जो हमारे प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसकी अध्यक्षता किए हुए थे, लेकिन उनके साथ में 6 जो अन्य सदस्य थे उनको हम देख रहे हैं कि पहले सदस्य जो कौन थे? के एम मुंशी जी थे। और उसके बाद में दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। और उसके बाद में तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और पांचवें सदस्य थे बी एल मित्र। लेकिन इन्होंने आगे चल करके क्या कर दिया कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनके स्थान पर किनको चयनित किया गया था? एन माधव राव जी का चयन किया गया। और इसके बाद में जो हमारे छठे सदस्य थे कौन थे? डीपी खेतान जी थे। लेकिन इनकी दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो जाने पर क्या हुआ कि इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी जी का चयन हुआ था। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साथियों प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? आइए हम लोग यहाँ पर अपने जो ऑप्शन है उनको देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है डी बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सी ऑप्शन है बी एन राव जी और डी ऑप्शन है के एम मुंशी जी। तो इसमें उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि बी एन राव जी हमारे संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास में यूएसए से, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और डी ऑप्शन है ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ली है। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसमें ऑप्शन क्या है? 15 थी, 13, 12 और 10। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 15, यानी भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अब इसके बाद में देख रहे हैं प्रश्न संख्या 11 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन क्या है इसमें? 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, डी ऑप्शन 19 नवंबर 1946 को। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, सी ऑप्शन 11 फरवरी 1948 को और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा साथियों 26 नवंबर 1949 को हमारी भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बना करके तैयार कर दिया गया था। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 13। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है उसमें बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता तो की ही थी, लेकिन उनके साथ में कितने सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। तो इसमें सीधा सा उत्तर दे देना है 6 हमारे अन्य सदस्य थे। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 14। के एम मुंशी किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति से, बी ऑप्शन है संविधान प्रारूप समिति से, सी ऑप्शन है प्रस्तावना समिति से और डी ऑप्शन है हिंदू कोड बिल मसौदा समिति से। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, संविधान प्रारूप समिति से संबंधित थे। अब इसके बाद देख रहे हैं साथियों प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में लिखा हुआ है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन क्या है? क्रिप्स मिशन है, बी ऑप्शन में कैबिनेट मिशन योजना है, सी ऑप्शन में साइमन कमीशन है और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर सही होगा बी, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब इसके बाद में देख रहे हैं हम 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न है नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया हुआ था या कब प्रस्तुत किया हुआ? तो इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है हमारे एग्जाम में। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 28 अप्रैल 1947, सी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, डी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 17 को। और अगर हमारी वीडियो आपको बेहतर लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आप अगला प्रश्न है 17वां। जवाहरलाल नेहरू ने
भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन क्या है? दूसरी बैठक में, बी ऑप्शन है तीसरी बैठक में, सी ऑप्शन है चौथी बैठक में, डी ऑप्शन है पांचवी बैठक में। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा तीसरी बैठक में, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 देख रहे हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ऑप्शन क्या है? जापान है, बी ऑप्शन भारत है, सी ऑप्शन ब्रिटेन है और डी ऑप्शन अमेरिका है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, यानी अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान प्रारंभ हुआ था। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है साथियों 15 अगस्त 1948, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1947, तीसरा है 26 जनवरी 1948 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 20 देख रहे हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अब इसमें एक कारण है, तो इन कारणों में कौन सा कारण सही है आइए देखते हैं। ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था, बी ऑप्शन है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, या सी ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर सही होगा ए ऑप्शन, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। अब इसके बाद देख रहे हैं साथियों प्रश्न संख्या 21 को। 21वां प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे। तो भारतीय मूल संविधान में क्या शामिल था? तो इसमें ऑप्शन है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे एवं 8 अनुसूचियां थी, या बी ऑप्शन है 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां थी, सी ऑप्शन है 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां थी, डी ऑप्शन है 380 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, अगर आपको इसमें जो आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का अगर आपको कंटेंट चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमारे कंटेंट वाले ऑप्शन में, वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको इसका पूरा विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा। यानी भारतीय संविधान में कितनी सभा की बैठक हुई थी, कितनी बैठकें हुई थी, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था किस लिए हुआ था, और कैबिनेट मिशन, इन सभी चीजों के बारे में पूरा विस्तृत रूप से वीडियो डाले हुए हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, और इन 100 प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने बेसिक से मॉडरेट प्रश्न रखे हुए हैं ताकि आपके हर एग्जाम को यह कवर करे। ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है साथियों कि 63वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन है 62वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन द्वारा, डी ऑप्शन है 60वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं 23। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपकी टीजीटी एलटी ग्रेड में भी पूछा जा चुका प्रश्न है आपके लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन है एनजी आयंगर, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, सी ऑप्शन बी एन राव और डी ऑप्शन महमूद सादुल्लाह थे। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि पूछा है कि प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे, तो हम आपको बता दें कि जो बी एन राव जी थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, जो कि हमारे प्रारूप समिति में ये कोई भी सदस्य नहीं, यानी कि ये सदस्य के रूप में नहीं निर्वाचित हुए थे। तो इसमें हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका प्रश्न है 24वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि बेसिक प्रश्न तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। इस प्रकार के ही प्रश्न आज हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक प्रश्न का वो जमाना चला गया कि जब एकदम छोटा सा प्रश्न उठा करके हमारा एग्जामिनर डाल दिया करता था। अब आपको बहुत ही डीपली पढ़ना होता है और डीपली क्वेश्चन को वहां पढ़ करके जाना होता है, तब आपके उत्तर सही होते हैं।
ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग सूची फर्स्ट को देखेंगे, यानी जो हमारी प्रथम सूची है उसको देखेंगे, फिर सूची सेकंड को पढ़ रहे हैं। देखिए कि व्यक्ति दिया हुआ है और उसके साथ साथ सूची सेकंड में भारत के संविधान को बनाने में भूमिका थी, तो उनके बारे में दिया हुआ है साथियों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद में टी कृष्णामाचारी रखा हुआ है और फिर एच.सी. मुखर्जी रखा हुआ है और फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रखा हुआ है। तो इसमें देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं किसके बारे में क्या चीजें रखी हुई हैं। देखिए राजेंद्र प्रसाद जी, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो है एक अध्यक्ष थे। ये क्या थे, अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, तो बता दें कि ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और उसके बाद में टीटी कृष्णामाचारी जो है ये सदस्य थे, किसके, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। और उसके बाद में एच.सी. मुखर्जी, ये भी देख रहे हैं हम लोग, एच.सी. मुखर्जी, यानी कि यहाँ पर एच.सी. मुखर्जी क्या थे, उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और उसके बाद में भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, किसके, प्रारूप समिति के। तो यानी कि यहाँ पे हमारे जो सारे जो है मैचिंग थे वो हमारे हो चुके हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में कौन सा है, दूसरा है। तो ए ऑप्शन में दूसरा कौन सा है, यहाँ पर दो लिखे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। फिर बी ऑप्शन में कौन सा है, पहला है, तो बी ऑप्शन में पहला है, तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यानी ए में दूसरा, बी में पहला और सी में चौथा और डी में तीसरा, यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 25। साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बी एन राव, बी ऑप्शन है एम एन राव, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम एन राव जी को साम्यवाद का जनक माना जाता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 26 देख रहे हैं। 26वां प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3, और फिर ऑप्शन सी है 4 और उसके बाद में 1। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर बी ऑप्शन सही होगा। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो उत्तर सही होगा 3। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 27। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग के बारे में पूछा गया। किसके बारे में, भाग के बारे में पूछा गया है। लेकिन जब अनुच्छेद और भाग, याद रखिएगा, एक प्रश्न अनुच्छेद से भी बनता है लेकिन यहाँ पर भाग से प्रश्न बना हुआ है। तो कौन सा भाग हमारे संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ऑप्शन है मूल अधिकार, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है उद्देशिका और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा कि उद्देशिका हमारे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानी जाती है। अब उसके बाद में हम प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन क्या है, सामाजिक न्याय है, बी ऑप्शन में आर्थिक न्याय है, सी ऑप्शन में राजनीतिक न्याय है, यहाँ पर कौन सा न्याय, राजनीतिक न्याय है, और डी ऑप्शन में धार्मिक न्याय है। तो इसमें उत्तर सही होगा कौन सा, डी ऑप्शन, यानी हमारी जो प्रस्तावना है वो 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं करती है। तो इसलिए इसमें उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद में प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसका सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, भारत में अनेक धर्म हैं, बी ऑप्शन भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी ऑप्शन है धर्मानुपालन, यहाँ पर बड़े की मात्रा होनी चाहिए, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, डी ऑप्शन भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का अगर सही भाव व्यक्त किया जाने वाला जो उत्तर सही होगा तो वो डी होगा, क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हर राज्य में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रह रहे हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया है। ऑप्शन क्या है, समाजवादी, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष
और बी ऑप्शन में क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और सी ऑप्शन में है समाजवादी, संप्रभुता, संपन्न और गणराज्य, और डी ऑप्शन में है समाजवादी, गणराज्य और अखंडता। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द को हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। अब इसके बाद में हम प्रश्न देख रहे हैं 31वां, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। प्रस्तावना से संबंधित जो हमारा संविधान संशोधन था वो कौन सा है, ऑप्शन है 44वां, बी ऑप्शन 42वां, सी ऑप्शन 61वां और डी ऑप्शन 69वां संविधान संशोधन। तो इसमें हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही होगा, 42वां संविधान संशोधन था प्रस्तावना से संबंधित। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 32 है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष कौन कौन से, सामाजिक पक्ष, आर्थिक और राजनैतिक, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए थे। ऑप्शन क्या है, फ्रांस है, बी ऑप्शन रूस है, सी ऑप्शन अमेरिका है और डी ऑप्शन जर्मनी है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा रूस से लिए गए थे, यानी बी उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 33 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा होना है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, 69वां है, 73वें है, 70वें है और 75वें है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए ऑप्शन 1856, बी ऑप्शन है 1953, सी ऑप्शन है 1957, डी ऑप्शन है 1960। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 35 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने एवं उसके क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर संसद की शक्तियों के बारे में बात की गई है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति है कि भारतीय राज्यों में से संघ में मिलाने और उसके क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति मिली हुई है। तो इसमें उत्तर होगा कौन सा, अनुच्छेद 3 होगा या अनुच्छेद 2 होगा या अनुच्छेद 1 होगा या अनुच्छेद 4 होगा। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत संसद ये सारे कार्य कर सकती है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 36 देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि उसके साथ साथ में कमी या नाम में परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन राष्ट्रपति और सी ऑप्शन संसद और डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें आवश्यक होती है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बी ऑप्शन है गहरी नागरिकता, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें उत्तर इकहरी हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। और एक चीज और पूछ लिया जाता है कि जो नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है इकहरी नागरिकता का, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथियों, ब्रिटेन से लिया गया है। और दोहरी नागरिकता कहाँ की है, तो आप बताएंगे अमेरिका की है। कहाँ की है, अमेरिका की है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन क्या है, भारत, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया कि दोहरी नागरिकता कहाँ की है, दोहरी नागरिकता अमेरिका की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 39 देख रहे हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता
किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती? मैंने बताया था कि जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम था, उसके अंतर्गत कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और अगर आप इसका विस्तृत रूप से वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा और आप उस वीडियो को जा करके आप क्लिक करिएगा और अपनी पूरी विस्तृत रूप से पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन क्या है? जन्म के द्वारा, बी ऑप्शन है देशीकरण द्वारा, सी ऑप्शन है किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा और डी ऑप्शन है भारतीय बैंक में धन जमा करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन से? जन्म के द्वारा भी हम नागरिक बन सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी नागरिक बन सकते हैं, उसके साथ साथ में अगर हम कहीं से भी हमारे भारत में भूभाग को अर्जित किया जा रहा है तो हम उससे भी नागरिक बन सकते हैं। और डी ऑप्शन क्या है? भारतीय बैंक में धन जमा करके हम लोग नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो यही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है? नहीं प्राप्त की जा सकती है ना, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं 40। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान कितने से कितने अनुच्छेद तक है उसके बारे में देख रहे हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 36 से 51 है और फिर अनुच्छेद 5 से 11 है और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 12 है। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा साथियों वो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, 5 से 11 तक का जो अनुच्छेद है सी ऑप्शन, कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान रखा हुआ है। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं 41वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन क्या है? न्यायालय, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा और डी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को नागरिकता निर्धारण का विशेष अधिकार प्राप्त है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 42। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1955, बी ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1986, सी ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, डी ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर ए सही हो जाएगा, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 और संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो समय समय पर नागरिकता संबंधी संशोधन कर सकती है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं 43। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24 और 25, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16, 19, 25 और 26। ये हमारी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है, क्योंकि इसमें से सभी को ये नहीं याद होता है कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30, यही वाला उत्तर आपका राइट आंसर है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 44वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24 और ए, फिर उसके बाद में बी वाला ऑप्शन कौन सा है? अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24, 25 और फिर सी ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और उसके बाद में सी यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 25 और 26। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें उत्तर सही होगा साथियों बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं हम लोग 45वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी एलटी ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा। यानी कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उन व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद बताता है?
तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है क्या? अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7 है और अनुच्छेद 8 है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत इसका प्रावधान रखा हुआ है। अब देख रहे हैं हम लोग प्रश्न संख्या 46। 46 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाती है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 10 है और अनुच्छेद 11 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ये प्रावधान रखे गए हैं। अब प्रश्न संख्या है 47। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पूछ लिया जाता है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार रखा गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या है 48। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिएगा आप। पहला ऑप्शन है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बी ऑप्शन यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सी ऑप्शन है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और डी ऑप्शन है यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है ये आपके बी ऑप्शन में सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक विधिक अधिकार है। और इसको बता दें कि मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसको जो है अब 300A के तहत रखा जा चुका है और जो किसी भी व्यक्ति को ये प्राप्त है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 49। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अभी ये हमारा पिछला प्रश्न यही रिपीट हुआ है और इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग था, क्योंकि वहां पर पूछने का तरीका अलग था और यहाँ पूछने का तरीका अलग है। यहाँ डायरेक्ट दे दिया है कि निजता का अधिकार किस में संरक्षित किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 29 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार संरक्षित किया गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं 50वां। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पूछने का तरीका अलग अलग है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अब एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा वो क्या करता है कि हमारे प्रश्नों को बनाने के तरीके से क्या करता है, अलग कर देता है और उसी में जो है एक छोटा सा पॉइंट आपको पकड़ना होता है। जिसमें पूछा गया है कि अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण सम्मिष्ट है। तो ऑप्शन क्या है? देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी ऑप्शन समता का अधिकार। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उत्तर डी हो जाएगा, समता का अधिकार में यह अस्पृश्यता को समाविष्ट किया गया है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 51। 51वां प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है या संरक्षण देता है? ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 25 है और अनुच्छेद 29 है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा अनुच्छेद 21। अब इसके बाद में देख रहे हैं हम प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन सा नहीं। ऑप्शन क्या है? दोहरे दंड की धारा, बी ऑप्शन क्या है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, सी ऑप्शन है यातना के विरुद्ध और डी ऑप्शन है कार्योत्तर विधि। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, क्योंकि दोहरे दंड से भी वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कि किसी एक ही अपराध के लिए आपको दो दंड नहीं मिल सकता है। उसके साथ साथ में अगर आप गिरफ्तार हैं तो आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने से भी क्या करता है, अधिकार देता है कि आपको कोई भी दबावश आपके विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। अब उसके बाद में सी ऑप्शन क्या है? यातना के विरुद्ध। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा सी। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 53।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, यानी कि कब सम्मिलित किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, बी ऑप्शन है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, सी ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, डी ऑप्शन है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर सी सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा हमारे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। और ये कौन से अनुच्छेद में बताता है, तो ये बताता है 21 के ए में बताता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साथियों प्रश्न संख्या 54। प्रश्न कह रहा है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यानी सीधी सी बात किसकी कही जा रही है, यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 है और अनुच्छेद 15 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत के विषय में बात करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न संख्या 55। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन क्या है देखते हैं। ऑप्शन है किसको, संसद को, और उसके बाद में बी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, और सी ऑप्शन है न्यायपालिका को, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा सी, यानी न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। अब इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न संख्या 56 हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए क्या है, ए ऑप्शन क्या है, मानव दुर्व्यापार तथा बालात श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत, 23 में रखा गया है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में कह रहा है, अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन अनुच्छेद 31 में दिया गया है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होने वाला है, तो उत्तर कौन सा सही होगा साथियों, इसमें उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है ना, तो नहीं कौन सा है देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन अनुच्छेद 31 में नहीं दिया गया है। और सभी यानी कि ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी, यानी ये इनका मिलान सही है, लेकिन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यही वाला उत्तर सही होगा, डी वाला। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 57। 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया था। देखिए 44वें संविधान संशोधन और किस अधिकार से, मौलिक अधिकार से पूछ रहा है, तो किसको हटाया गया। ऑप्शन क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, या बी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या सी ऑप्शन क्या है संपत्ति का अधिकार, और उसके बाद में डी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें उत्तर सी सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को हमारे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसको एक वैधानिक अधिकार के रूप में दर्जा मिला हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 58 वाला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो सीधा उत्तर दीजिए, क्योंकि अभी पीछे मैंने पढ़ा हुआ है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 59। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वाला। ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 20 है, बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 है, और उसके बाद में सी ऑप्शन है अनुच्छेद 18 है, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 17 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान रखे गए हैं। अब इसके बाद में देख रहे हैं 60वां प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या है, आयरलैंड से, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम से, और डी ऑप्शन कनाडा से। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों के विचार को सम्मिलित किया गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 61 है।
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य को व्यादेश दिया कि 6 से, याद रखिएगा यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन क्या है? 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी ऑप्शन है 87वां संशोधन अधिनियम, डी ऑप्शन है 88वां संशोधन अधिनियम। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान रखा गया है। और किस अनुच्छेद के तहत है? ये अनुच्छेद कौन सा है हमारा? 21 का या 21 का ए। अब इसके बाद में देख रहे हैं हम लोग प्रश्न संख्या 62। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 27 है, बी ऑप्शन अनुच्छेद 28 है, और सी ऑप्शन अनुच्छेद 29 है, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 30 है। तो उत्तर क्या होगा इसमें? अनुच्छेद 30 जो है ये हमारे अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनको संचालित करने का अधिकार दिलाता है। प्रश्न संख्या 63 है, भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? ऑप्शन क्या है? समता का अधिकार, बी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, डी ऑप्शन व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा साथियों? क्योंकि देखिए मूल अधिकारों में कौन हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो यही उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 64 देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिएगा फिर उसके बाद में आप उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन क्या है? देखिए यानी 14 से 18 के बीच में हमारे वो कौन से अनुच्छेद हैं जो बातें करते हैं हमारे इनमें से? देखिए क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। बी ऑप्शन क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? 16 बता देता है। ठीक है। अब उसके बाद में लिखा क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अब उसके बाद में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। तो अस्पृश्यता किसमें है? 17 में दिया गया है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साथियों, अब इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? देखिए कौन कौन सा, चौथा वाला भी सही हो गया और उसके बाद में दूसरा वाला भी सही हो गया है ना। तो चौथा और दूसरा देखो किस में मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है और उसके बाद में चौथा वाला ऑप्शन सही है। किसमें? ये 14 से 18 के मध्य बात की जाती है। अब इसके बाद में देख रहे हैं प्रश्न संख्या 65 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? देखिए अनुच्छेद 19 के द्वारा जो लिखा गया हमारा अधिकार है वो कौन कौन सा है? पहला दिया गया है कि वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र, ये भी। अब बी ऑप्शन है कोई भी वृत्ति करने का स्वातंत्र, सी ऑप्शन है अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का स्वातंत्र, और डी ऑप्शन है संगमों अथवा संघों को बनाने का स्वातंत्र। तो इसमें कौन सा उत्तर हमारा पूछा गया है कि 19 द्वारा अधिकारों में से सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले बता दें कि जो ऑप्शन सी दिया गया अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का स्वातंत्र, क्योंकि 25 से 28 तक हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, जो कि 19 में नहीं दिया गया है। तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 66। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन क्या है? देखिए यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के विषय में पूछा गया है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे फिर उसके बाद जानेंगे कौन सा उत्तर सही है। सबसे पहला ऑप्शन है कि यह अधिकार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है, ये भी बात सही कही गई है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? यह राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित करता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। या डी ऑप्शन क्या है कि हिंदू के प्रति निर्देश में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं। तो सबसे पहले इसमें उत्तर हमारा कौन सा सही होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले देखिए
क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर सही हो जाएगा कि यह राज्य को, ये वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला ऑप्शन, यह राज्य को ऐसी कोई विधि बनाने से निवारित करता है कि जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। तो ऐसा कोई भी इसमें प्रावधान नहीं रखा गया। तो यह उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा है कि निम्नलिखित में सही नहीं पूछा है ना, तो यही वाला क्या है, गलत दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। अब इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 67 है। 67 भी पढ़िए और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है कि ए वाला ऑप्शन, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देते। देखिए यहाँ पर मूल अधिकारों के लिए रिट तो जारी करता है, लेकिन क्या प्रवर्तन के लिए नहीं जारी करता है। अब अगला थोड़ा सा देख लेते हैं और भी। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है, इसलिए स्वयं एक मूल अधिकार है। ये भी बहुत सही कहा जा रहा है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये भी ऑप्शन सही कहा गया है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, जहां किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ वहां व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है। यह भी ऑप्शन सही कहा गया है। तो यानी कि इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 के प्रवर्तन के लिए यह सत्य नहीं कहा गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं 68। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से पॉइंट नोट करिएगा क्या, कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सा पूछ लिया जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों में काम करने के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। तो उसमें उत्तर सही हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमारे उसके उपभाग है उसके बारे में पूछा गया है। अनुच्छेद 19(1) का जी, बी है अनुच्छेद 19(1) का बी, अनुच्छेद 19(1) का सी, अनुच्छेद 19(1) का डी। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें जितने अनुच्छेद रखे गए उनके बारे में भी हम चर्चा करते रहे हैं। तो इसमें क्योंकि वृत्ति और उपजीविका और व्यवसाय के बारे में चर्चा किया गया ना, तो व्यवसाय के बारे में, तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) का जी। लेकिन बी क्या कहता है, बी कहता है कि हम लोग शांतिपूर्वक रूप से किसी भी धार्मिक सम्मेलन में जो है बिना हथियार के शामिल हो सकते हैं। और सी क्या कहता है, सी से संघ या सहकारी समितियां बनाने की बात करता है। डी क्या कहता है, यानी डोलने, यानी हम लोग भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी हम लोग घूम सकते हैं। तो ये हमारे तीनों ये अनुच्छेद कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 70। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका एग्जाम से रिलेटेड है। क्या कह रहा है प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 45वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 1980 द्वारा, 43वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 71 हमारा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कह रहा है कि समता का अधिकार, बी ऑप्शन है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, सी ऑप्शन है स्वातंत्र्य का अधिकार, डी ऑप्शन है कल्याण की अवधारणा। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर सही हो जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है धन का विकेंद्रीकरण। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 72। 72वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, बी ऑप्शन है मूल अधिकार, सी ऑप्शन है उद्देशिका,
डी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर ए सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 73, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित किया गया है? ऑप्शन क्या है? संविधान की उद्देशिका से, बी ऑप्शन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, सी ऑप्शन है यहाँ पर 7वीं अनुसूची द्वारा, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें ए सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन क्या है देखते हैं। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर हमें कुछ मूल कर्तव्य मिले हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे भी आगे चल करके। ऑप्शन ए है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, या डी ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। देखिए हमारी जो उद्देशिका है, यानी कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, सबसे पहले हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर लें। उसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, उनमें सबसे पहले ये भी आपके बारे में बात कही गई है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा क्या, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना होना चाहिए, ये भी सही बात कही गई है, उद्देश्य है उसके। लेकिन ये जो सी वाला ऑप्शन है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यानी देखिए किसी भी विशेष धर्म का हम एक राज्य नहीं जो है स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में एक जो है एक ही समुदाय के लोग तो रह नहीं रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग है ना रह रहे हैं, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य में ये कहा गया है। और डी ऑप्शन क्या है, ये भी धर्मनिरपेक्ष बात करता है भाई, उसके राज्य की स्थापना करता है। लेकिन यही सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 75, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, बी के एम मुंशी का है, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, या डी ऑप्शन के टी शाह का है? इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा साथियों, के टी शाह ने यह कथन कहा हुआ है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 76, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए कि यानी कि जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, वो किस राज्य की अवधारणा से लिया गया है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, इंग्लैंड से लिया गया, स्विट्जरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? आयरलैंड से लिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 77, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़िएगा समझिएगा तब उत्तर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। सूची पी है और सूची आर है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, बी कह रहा है पर्यावरण की सुरक्षा, सी कह रहा है काम करने का अधिकार, डी कह रहा है स्मारकों का संरक्षण। यानी देखिए हम एक एक प्रश्न एक एक को टर्मिनेट करते हुए लगाते हुए चलते हैं। देखिए जो स्मारकों का संरक्षण है वो किसके अंतर्गत किया जा सकता है? 49 अनुच्छेद 49 के तहत किया जाता है, ये भी बात सही कही गई है। अब उसके बाद में देखिए पर्यावरण की सुरक्षा किसके अंतर्गत की जा सकती है? 48 के ए के तहत की जा सकती है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल गए, बी में पहला होना चाहिए, तो बी में पहला कहाँ पे मिल रहा है? देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना दोनों में, तो हम एक को पहले देखते हैं, ये वाला देखिए बी में पहला ये वाला सही हो गया, और उसके बाद में कौन सा? डी में चौथा, तो डी में चौथा किस में? ये वाला सही है, तो यानी यही वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। कौन कौन सा देख लीजिए आप, ए में दूसरा होना चाहिए। देखिए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता अनुच्छेद 39 के तहत है, पर्यावरण की सुरक्षा मैंने बता ही दिया, काम करने का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है, सीधा आप मिला दीजिए उसको, है ना, सी में तीसरा, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देख रहे हैं 78, नीति निदेशक सिद्धांत है किसके योग्य है? देखते हैं ऑप्शन क्या है, वाद योग्य है, बी ऑप्शन वाद योग्य नहीं है, सी ऑप्शन है राज्य को प्राप्त अधिकार, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा, जो नीति निर्देशक के सिद्धांत है वो वाद योग्य नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 79 है,
सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन क्या है देखिए, सबसे पहले सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। अनुच्छेद 40 दिया है, अनुच्छेद 41 दिया है, अनुच्छेद 44 दिया है, अनुच्छेद 48 दिया है। तो अनुच्छेद 48 में देखिए जो 48 है ना, वो सीधा मिल रहा है, सही कह रहा है क्या, कृषि एवं पशुपालन का संगठन से कह रहा है। 44 में क्या है, 44, देखिए 44 है ना, 44 बराबर है ना, तो समान नागरिक संहिता की बात करता है। 41 क्या कहता है, काम करने का अधिकार बात करता है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। तो आप ये आपके सारे ऑप्शन क्या रहे हैं, सेम सेम समान रूप से मिल रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं हम प्रश्न संख्या 80। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। देखिए क्या कह रहा है, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सारे जो कार्य हैं वो किसके तहत किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 44 है और अनुच्छेद 45 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर सही हो जाएगा अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए बात करता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न रिपीट किया जा चुका है। तो समान नागरिक संहिता कहाँ कहाँ पे लागू है, देखिए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, बी ऑप्शन है गोवा है, सी ऑप्शन सिक्किम है, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 82 वाला प्रश्न, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है अनुच्छेद 51 है, बी ऑप्शन अनुच्छेद 48 का है, सी ऑप्शन अनुच्छेद 43 का है, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 41 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर सही होगा ए, अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में संबंधित रखा हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 83वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कह रहा है और हमारे देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो देश के शासन के लिए कौन आधारभूत है, ऑप्शन क्या है, मूल अधिकार है कि मूल कर्तव्य है, या सी ऑप्शन राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य हैं। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा, मूल कर्तव्य हमारे देश के शासन के लिए आधारभूत रखे हुए हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 84 है, किस अनुच्छेद के तहत 0 से 6 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से पॉइंट नोट करिएगा कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल के लिए प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसमें हमारा जो उत्तर सही होना चाहिए, ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 46 है। तो इसमें उत्तर सही होगा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 85 है, लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहीं से, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का या उसके ऊपर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, तो यानी सीधी सी बात करें कि हानिकारक यानी जो हमारे मादक पेय पदार्थ हैं या हानिकारक नशीले पदार्थ हैं, उसको किस अनुच्छेद के तहत उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो देखिए सेवन की बात करें ना, किसी भी प्रकार का जो मादक पेय पदार्थ उसका सेवन हो रहा है, तो सेवन देखिए एक ट्रिक है 47 है ना, 47। तो इसमें उत्तर सीधा सा लगा दीजिए आप, किसके, अनुच्छेद 47 के तहत ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 19 का ए है, अनुच्छेद 51 का ए है, अनुच्छेद 48 का ए है या अनुच्छेद 50 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, अनुच्छेद 48 ए के तहत भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रावधान रखा गया है।
अब इसके बाद प्रश्न संख्या 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन है अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 43 है और अनुच्छेद 45 है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है किसका? ग्राम पंचायतों के गठन का। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 88 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं यहां से याद रखिए मातृत्व सुरक्षा हेतु तो सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में करता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 43 है और अनुच्छेद 44 है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व सुरक्षा हेतु तो सहायता का उपबंध किया गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 89 दिया है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है भाग 1 में है या भाग 4 का का में है, भाग 2 में है, भाग 4 में है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर बी सही होगा, भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अब इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न संख्या 90। अनुच्छेद 51 के का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 10 है, 11 है, 12 है, 15 है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर बी सही होगा, 11 हमारे मौलिक कर्तव्यों की बातें रखी गई हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 91, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है संविधान निर्माण के समय, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 92, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा कि किसकी सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया। ऑप्शन क्या है? स्वर्ण सिंह समिति, बी ऑप्शन है शाह आयोग, सी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग, डी ऑप्शन है संथानम समिति। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 93, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? यहाँ पे सम्मिलित होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सम्मिलित होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या है? 1976 में या फिर यहाँ पर होना चाहिए 1979 में और 1975 में और 1978 में। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा ए, 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 94, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के का के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? देखिए 51 के अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है, यही सीधी सी बात पूछी जा रही है इसमें। तो ऑप्शन क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, बी ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, ये नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, डी ऑप्शन है मूल कर्तव्य। तो इसमें उत्तर सही हो जाना चाहिए हमारा मूल कर्तव्य, क्योंकि अनुच्छेद 51 के ए में क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिया गया है। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11, अभी पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 95, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 50। देखिए प्रश्न क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सीधी सी बात कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो इसमें उत्तर दे दीजिएगा कि अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्यों को रखा है। तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा सी वाला। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 96, इस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा कि पूछा गया कि जो 11वां मूल कर्तव्य था वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन क्या है? 42वां, 44वां,
25वां और 86वां। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होना चाहिए? इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अब इसके बाद प्रश्न संख्या है 97। 97वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है ब्रिटेन से। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? इसमें उत्तर सही हो जाएगा रूस से ये हमारा प्रावधान लिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 98 देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा, पहले प्रश्न को समझिएगा। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। देखिए, यानी कि कहा रहा है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे उनके माता पिता या उनके जो संरक्षक हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ये हमारे मूल कर्तव्यों में किस स्थान पर रखा गया है? तो आपको बता दें, ऑप्शन क्या है? चौथे, 11वें, तीसरे और 10वें। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा कि जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है वो यही रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को हमारे जो माता पिता हैं या जो संरक्षक हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 99। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? चौथे, तीसरे, दूसरे और 5वें। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा कि तीसरे स्थान पर भारत की प्रभुता और अखंडता के बारे में बातें की गई हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या हमारा 100वां है। 100वां प्रश्न हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। आप प्रश्न क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 48 है और अनुच्छेद 50 है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं और आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे 100वें प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों की जो श्रृंखला है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और मिलते हैं आपसे हम अगले प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। जय हिंद।